सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इन आवर इंडोक्राइन मेडिसिन, दैट इज ADH. ओके, सो लेट्स डिस्कस some important points about ADH. Very important topic. So let's discuss some important points about ADH. It is also known as vasopressin, and basically this ADH basically acts on three types of receptors. Okay, V1, V2 and V3. Clear? This act on three types of receptor, V1, V2 and V3. So what will be their action? So by acting on V1, it causes vasoconstriction, means V1 receptors are present on blood vessels, and by acting on V1 क्या करेगा आपका ये vasoconstriction करवाएगा. फर्स्ट पॉइंट. Then second point, it acts on smooth muscles, okay, and that will lead to contraction. Very important. Okay, तो दोनों सेम ही हो गया. बेसिकली बात करो तो स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स में भी होगा, उसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है. नॉर्मली भी स्मूथ मसल जो होंगे उनका ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू द V2 रिसेप्टर. V2 रिसेप्टर आपको किडनी पर होंगे, ठीक है. साथ में वेस्कुलर इंडोथीलियम में होते हैं, तो वेस्कुलर इंडोथीलियम में बेसिकली क्या कराता है आपका वॉन विलेवन फैक्टर का प्रोडक्शन कराएगा. और लास्ट है V3 रिसेप्टर्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और यहाँ पर वो ACTH के रिलीज को बढ़ाएगा. ओके, सो आई कैन टेल लाइक दैट कि V1 जो है इट इज एक्टिंग एज वैसोप्रेसिन. ओके, V1 जो है ये वैसोप्रेसिन की तरह काम कर रहा है. V2 जो है क्योंकि किडनी पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली क्या दिखाएगा आपका एंटी डायबिटिक एक्शन. ठीक है, तो इसलिए हम इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं या वैसोप्रेसिन ही बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो ये ध्यान रखना आपको, V1 रिसेप्टर पर काम करके बेसिकली ये आपका वैसोप्रेसिन कराया, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराया, दैट वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. सो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा. ऐसे भी नॉर्मली भी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ये V2 जो है ये दो काम कर रहा है, एक तो किडनी प्रेजेंट है एंड इट विल एक्ट एज एंटी डायबिटिक, और दूसरा ये वॉन विलेवन फैक्टर के अमाउंट को भी बढ़ाएगा आपके. और तीसरा है V3 दैट विल बी इंक्रीजिंग योर ACTH. V3 यदि काम करेगा तो दैट विल बेसिकली कॉज इंक्रीज इन ACTH. ये तीन कंसेप्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखने ADH के फंक्शन से रिलेटेड. क्लियर है? ओके, नाउ कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है आपका, टू अ पेशेंट ऑफ ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस वी गिव ADH, on which receptor it will act? So it will act on V1 receptor and causes vasoconstriction. Okay, sometimes nocturnal enuresis, on which receptor? V2 receptor. Okay, so this is basic about this receptors और ADH के जो भी फंक्शंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. अब थोड़े इसके डिटेल्स में आते हैं और किडनी पर आते हैं बेसिकली हम लोग. तो ये आपका है मेडुलरी, सपोज को डक्टिंग मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट सेल है आपका, ठीक है. और ये रहा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये रहा साइड वाला, ठीक है. दिस इज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. सो ADH बेसिकली कहाँ से आएगा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी. देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ADH बनाता है और जाएगा ये और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेसिकली स्टोर होगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ADH आता है और दैट विल एक्ट ऑन इट्स V2 रिसेप्टर्स. V2 रिसेप्टर पर काम करेगा. V2 रिसेप्टर पर काम करने से क्या होता है बेसिकली एक्वापोरिन एक्टिवेट होगा, दैट इज नोन एज एक्वापोरिन 2. ओके, एक्वापोरिन 2 एक्टिवेट करेगा बेसिकली, और एक्वापोरिन 2 एक्टिवेट होगा, एक्वापोरिन 2 आएगा और आपके लूमिनल वाल पर आकर लग जाएगा. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच ADH इज एक्टिंग. हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, उसमें सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई विल कॉज रिलीज ऑफ द और कॉज फॉर्मेशन ऑफ द ADH. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा, वहां से रिलीज होगा, V2 रिसेप्टर पर काम करेगा, एक्वापोरिन 2 एक्टिवेट होगा, वो जाकर यहाँ लगेगा. यहाँ पर 2 पॉइंट और डिस्कस करें. यहाँ पर आपके 2 एक्वापोरिन और होते हैं जो कि AQP3 और AQP4 है आपका, और ये ADH डिपेंडेंट नहीं है. ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है कि ये जो आपका एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 जो है ये ADH डिपेंडेंट नहीं है, जबकि एक्वापोरिन 2 हमें देखा था दैट वाज योर ADH डिपेंडेंट. क्लियर इतना पॉइंट? ओके, चलिए. और ये हुआ क्या होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस क्यों एक्टिवेट हुआ था? वही यदि आपने वाटर का इंटेक कम लिया, वाटर का इंटेक कम होने से क्या होगा आपका बेसिकली डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन कम होने से क्या होगा आपका सीरम यूरिया और जो सीरम सोडियम है वो इंक्रीज करेगा आपका. ठीक है, सीरम यूरिया और सीरम सोडियम जो है आपका दैट विल इंक्रीज एंड दैट विल स्टिमुलेट योर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस. तो ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल डिस्कशन है आपका. क्लियर? सो ये पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना. एक और क्वेश्चन आता है एक्वापोरिन 1 के रिस्पेक्ट में. हमने एक्वापोरिन 2 के बारे में बात किया, 3 के बारे में बात किया, 4 के बारे में बात किया. ये सब के सब कहाँ प्रेजेंट है आपके मेडुलरी
कलेक्टिंग डक्ट सेल में, ओके, ये ध्यान मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट सेल में एक्वापोरिन 1 एक होता है जो कि बेसिकली आपके पीसीटी में प्रेजेंट होगा, और ये भी एडीएच इंडिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा एडीएच इंडिपेंडेंट एक्वापोरिन 1। तो आपको 4 एक्वापोरिन 1 बता दिए, 1, 2, 3 एंड 4, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज जो नॉर्मल वैल्यूज कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका जो सीरम ओस्मोलिटी होता है वो होगा लगभग 275 टू 295 मिलियोस्मोल पर लीटर के करीब होगा आपका। और यूरिन ओस्मोलिटी की बात करोगे आप, दैट कम्स आउट टू बी 300 टू 1000 मिलियोस्मोल पर लीटर, ओके। और सीरम सोडियम की बात करोगे आप, दैट कम्स आउट टू बी 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और सीरम पोटेशियम की बात करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ओके। सो दीज आर सम important points related to the concentration. Now coming to the next important part, let's suppose a patient is there, okay, patient is there with polyuria, okay, a patient is coming with the complaint of polyuria, okay. Polyuria means basically urine output is more than 40 ml per kg per day, okay, urine output more than 40 ml per kg per day, or I can say basically more than 3 liter per day, okay. Patient is coming with this polyuria. Now I will basically look for urine osmolality, okay. I will basically look for first urine osmolality. Suppose urine osmolality is low, low means less than 300, means it will be known as hypotonic या dilute urine, okay. इसको अपन क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक बोल सकते हैं अपन, या दिस विल बी नोन एज डाइल्यूट यूरिन, ओके, हाइपोटोनिक और डाइल्यूट यूरिन। नॉर्मल रहा यदि ओस्मोलिटी अपना, ओके, तो इसको सिंपल सा क्या बोलेंगे अपन, सोल्यूट या ऑस्मोटिक डायूरेसिस। सो पेशेंट कमिंग विथ पोलियूरिया, सबसे पहले आपको चेक करना है यूरिन ऑस्मोलिटी को लो है यानी कि हाइपोटोनिक या डाइल्यूट यूरिन है बेसिकली, एंड इफ दैट इज हाई मीन्स सोल्यूट या नॉर्मल है बेसिकली, तो सोल्यूट या आपका ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा, ओके। नाउ 2 to 3 important points, okay. So let's move to the next slide. Now this hypotonic solute means H2O is coming more than solute, okay. H2O is coming more than basically solute. You will see this in diabetes insipidus and psychogenic polydipsia, okay. You will see these two conditions in diabetes insipidus and psychogenic polydipsia. Now you have to differentiate between these two, whether it is the case of psychogenic polydipsia or whether it is a case of diabetes insipidus. So you have to basically differentiate between these two. So for that you have to perform a test that is known as water deprivation test, okay. You have to perform a test that is known as water deprivation test, okay. And after performing this test, that water deprivation test, basically it will cause dehydration, okay. Now in response to this ADH will increase, and that increased ADH will cause water reabsorption, and that will increase basically urine osmolality, and if that is the case then that will be the psychogenic polydipsia, okay. If after doing water deprivation increase ADH, and that will basically increasing urine osmolality by increasing water reabsorption, okay, then that will be the case of the polygenic polydipsia. Suppose if urine osmolality remain unchanged, means that is the case of diabetes insipidus, and after this this diabetes insipidus is known, then you have to go for the ADH stimulation test. ADH stimulation test, okay. What will it will do? So you have to go for ADH stimulation test. Now see, on giving ADH, urine osmolality will increase, okay. On giving ADH, your urine osmolality will increase basically. Now if this is occurring on giving ADH, your urine osmolality is increasing, means there was deficiency of the ADH, and that is known as neurogenic या central diabetes insipidus, okay. That will be known as neurogenic or central diabetes insipidus. If on giving ADH, urine osmolality remains unchanged, means this is the case of the ADH resistance. This will be the case of ADH resistance, means
this will be known as nephrogenic diabetes insipidus. This will be the case of nephrogenic diabetes insipidus. Okay, this will be the case of the nephrogenic diabetes insipidus. Very, very important. So I am again repeating the person with polyuria. You have to check urine osmolality, low, normal. Okay, now low means your water content is more than the solute content. Okay, your water content is basically more than the solute content. Clear? Now in this condition we have to go for two, that is your diabetes insipidus and psychogenic polydipsia. And for that, to differentiate between those two, we have undergone water deprivation test. Okay, and we have differentiated between that. Then to differentiate between nephrogenic and neurogenic diabetes insipidus, we have to perform basically ADH stimulation test. Okay, we have to perform basically ADH stimulation test. Clear? And if urine osmolality is increasing, then neurogenic, and if there is no increase after giving ADH, then that will be the case of the resistance, that is the nephrogenic diabetes insipidus. Clear? Now, so this was the case of the increased osmolality. Now, second was your patient with polyuria coming with decreased urine osmolality. Decreased urine osmolality. Then what will be your aim? So if there is decreased osmolality, then you have to go for the ADH level checking. Okay, you have to check for the ADH level. If ADH level is more than 1 picogram per liter, then that will be the case of basically nephrogenic diabetes insipidus. And if that is the less than 1 picogram per liter, okay, this is the case of nephrogenic. And if less than 1 picogram per liter, then that may be the case of central diabetes insipidus or your psychogenic polydipsia. Okay, now psychogenic polydipsia. Clear? Now, to differentiate between these two, central diabetes insipidus or psychogenic polydipsia, we have to go for basically MRI pituitary. Okay, and we have to go for basically MRI pituitary. Clear? And for this nephrogenic diabetes insipidus, we will provide thiazide diuretics. Basically, it will inhibit your sodium reabsorption in DCT, so increases sodium loss in urine, increases water loss in urine, so decreases sodium and water in the body. Okay, so this is the basically basic of the this. Now one more important point I would like to say: if you decreasing your water intake, then that will basically increase your ADH, and if you're increasing your water intake, that will decrease ADH. You all are knowing. So this is the case we have basically tried to solve that. Okay, now coming to the MRI pituitary again, I will talk about some point. So on MRI pituitary, you will get bright spot. Okay, and if this bright spot present means, and if this bright spot absent, suppose, okay, on MRI you will get bright spot, and bright spot is the indication of normally functioning posterior pituitary. If you are getting bright spot, means posterior pituitary is normally functioning. Okay, so that will be the case of primary polydipsia. Okay, so that was not the psychogenic polydipsia, this is the primary polydipsia. Okay, now if bright spot is absent, then that will be the case of central diabetes insipidus. Okay, that will be the case of central diabetes insipidus. Now this is seen in so these are some important points you have to look. Okay, bright spot present means pituitary is normal, means that is the case of primary polydipsia, and if bright spot absent, then that will be the case of central diabetes insipidus. Clear? Okay, this point you have to basically remember. Now this primary polydipsia will be seen in dipsogenic condition, or it may be psychogenic, or it may be iatrogenic. Okay, so these are some important points you have to basically remember about this. Okay, so this is all about your diabetes insipidus. Okay, in a nutshell, basically what you have to focus on. Thank you for watching. Best of luck. Bye.